ठीक है, फिर नया चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट में। ठीक है, तो चैप्टर है इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। अभी हमने पिछला चैप्टर किया था रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या था? एक वैल्यू गिवन होती थी और उसके बेसिस पे हम दूसरी वैल्यू को एस्टिमेट करते थे। ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है। एक वैल्यू गिवन होगी तो उसके बेसिस पे दूसरी वैल्यू को हमें एस्टिमेट करना होगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ वन वैल्यू on the basis of the other given value। ठीक है, एक वैल्यू आपको दी गई होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो दैट इज इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, अब नाम से लगता है कि दो अलग अलग चीजें हैं, एक इंटरपोलेशन है एक एक्सट्रापोलेशन है। ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंट है पर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। ठीक है, मतलब में डिफरेंस छोटा सा है, क्या है? फॉर एग्जाम्पल कहता हूं मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू 100 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो डेटा है उसकी लिमिट क्या है? सबसे उस डेटा में सबसे छोटी वैल्यू 1 है और उससे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 100 है। ठीक है, तो अगर मैं इसी लिमिट के बीच में कोई वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, 1 से लेकर 100 के बीच में ही अगर कोई वैल्यू को मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, दैट इज इंटरपोलेशन। ठीक है, कि जो भी मेरी लिमिट्स है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट जो भी है, उसी के बीच में अगर कोई वैल्यू को कैलकुलेट किया जा रहा है तो उसको हम इंटरपोलेशन बोल देते हैं। अगर हम कहें कि 1 से छोटी वैल्यू चाहिए है या 100 से बड़ी वैल्यू को एस्टिमेट करना है तो ये जो चीज है इसको एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों टर्म्स। विद इन द लिमिट्स अगर कोई वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज इंटरपोलेशन। बियॉन्ड दोज लिमिट्स, छोटी लिमिट से पहले और अपर लिमिट से ऊपर अगर कोई वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी है दैट इज एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है जी, फॉर्मूला सेम रहेंगे, जो हम मेथड्स डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज उसमें इंटरपोलेशन हो या एक्स्ट्रापोलेशन हो, फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम। ठीक है, तो इसमें 3 मेथड्स हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट मेथड इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। सेकंड मेथड इज न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस। ठीक है, सेकंड हमारा जो मेथड है दैट इज न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस एंड थर्ड मेथड इज द Lagrange's मेथड। ठीक है, तो ये 3 मेथड हैं जो इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन, न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस एंड द Lagrange's मेथड। ठीक है, अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स पिछले साल भी आपने स्टार्ट पढ़ी थी, मीन मेडन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़े थे। ठीक है, इस साल भी आपने कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़े हैं, उसमें भी डिफरेंट मेथड्स हैं। यहां हमने बात की थी, जैसे कोरिलेशन की बात करें, एक्चुअल मीन मेथड था, अज्यूम मीन मेथड था, नो डेविएशन मेथड था। मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में सिर्फ वो कहता है कि कोरिलेशन कैलकुलेट करनी है तो आपकी मर्जी है, एक्चुअल मीन लगाइए, अज्यूम मीन लगाइए या नो डेविएशन लगाइए। ठीक है, इस चैप्टर में भी या तो ये मेथड के नाम दिए हो सकते हैं कि इस मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दीजिए, या क्वेश्चन दिया होगा आपको सॉल्व या फाइंड आउट दी वैल्यू की बात की गई होगी। तो हर मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए आपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो उस क्वेश्चन में जिस मेथड की प्रॉपर्टीज आपको लगता है अप्लाई हो रही है तो वो ही रिस्पेक्टिव मेथड आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि तीनों में से जो अच्छा लगे मेथड या जो याद रहता है वो अप्लाई कर दें तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो हर मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान में आपने रखते हुए क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो जिस मेथड की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी वो वाला रिस्पेक्टिव मेथड आपको वहां क्वेश्चन में लगाना होगा। ठीक है जी, एक चीज समझ आती है? तो यहाँ पर तीनों मेथड्स आपको समझने होंगे, ये नहीं कर सकते कि ये समझ लिया तो बाकी दोनों को छोड़ देते हैं, उसी से आंसर निकाल दें। ठीक,
तो तीनों मेथड्स की अपनी प्रॉपर्टीज या कंडीशंस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपने वो रिस्पेक्टिव मेथड को अप्लाई करना होगा। तो आज के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड दैट इज द बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड दैट इज द बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो मैंने अभी कंडीशंस की बात की है या प्रॉपर्टीज जो आपको अप्लाई करके देखना है कि क्या बायनॉमियल एक्सपेंशन लगेगा या नहीं लगेगा। पहली कंडीशन क्या है, वो कहता है एक्स सीरीज एडवांसेस इन इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, जो एक्स सीरीज आपको दी गई होगी तो दो टर्म्स होंगी, एक्स टर्म और वाई टर्म। तो जो एक्स की टर्म्स दी गई हैं वो इक्वल इंटरवल्स में एडवांस करती हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक्स गिवन है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। क्या ये पहली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती है? हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाती है, हो जाती है। 5-5 के इंटरवल्स पे चल रही है सारी वैल्यूज। तो अगर जो x की वैल्यूज गिवन है वो इक्वल इंटरवल्स पे आगे आगे आपको दी गई है, 2, 4, 6, 8, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5, अगर इक्वल इंटरवल्स पे x आपको दिया गया है तो पहली प्रॉपर्टी बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड की अप्लाई हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड इज वन विच इज equidistant from a given value of x। ठीक है, एक बार लिखिए फिर इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। वो कहता है द वैल्यू टू बी कैलकुलेटेड इज वन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन वैल्यू ऑफ x। मैंने ये एग्जांपल लिखा, x की ये वैल्यूज लिखी थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कहता हूं y की वैल्यूज क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये मिसिंग है, ये 12 है, ये 14 है, ये 18 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई होती हैं। x इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। जो y आपने या जो वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, वो एक ऐसी वैल्यू है जो गिवन क्वेश्चन के x के सामने लाई करती है। अगर वो कहता है आपने 16 की वैल्यू निकालनी है तो 16 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो x हमें दिया गया है, तो ये वाला मेथड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, फिर कुछ दूसरा मेथड हमें अप्लाई करना होगा। दोबारा रिपीट करता हूं, x इक्वल होना चाहिए है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है जो x क्वेश्चन में दिया गया है उसी के सामने की मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती हैं, x इक्वल होना जरूरी है और जो x दिया गया है क्वेश्चन में उसी के सामने की y की मिसिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उस केस में बायनॉमियल एक्सपेंशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, चले तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अनन्या पढ़ेंगे, क्या गिवन है? नाइनटीन, 90, 91, 92, 93 एंड 94। ठीक है, y की वैल्यूज क्या दी गई है, 100, 107, मिसिंग है 157 एंड लास्ट वाला क्या बोला, 212। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, फटाफट से नोट कर लीजिए और देख के बताइए क्या जो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज या कंडीशंस लिखी थी वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होती है या नहीं होती। हाँ जी अर्पित, एक बार देख के बताना, x इक्वल है या नहीं है। इक्वल है, 90, 91, 2, 3, 4 सिंगल सिंगल 1 1 के इंटरवल पे चल रहा है, x इक्वल है। क्या x के सामने ही की कोई वैल्यू है जो हमें कैलकुलेट करनी है? बिल्कुल जी, 92x क्वेश्चन का ही पार्ट था, उसके सामने की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों जो हमारी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम बायनॉमियल एक्सपेंशन मेथड यहां पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं टर्म्स को जो y के टर्म्स है उसको डिनोट कर रहा हूं, ये दिस इज y0, दिस इज y1, y2, y3, y4। तो y0 से शुरू हो जाना, जहां तक आपको गिवन है वैल्यूज वहां तक आप उसको सामने मार्क कर देना। तो y0 से शुरू करते हुए मैंने सारी टर्म्स को यहां पर मार्क कर दिया।
ठीक है, उसके बाद हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है, डिफरेंशियल फ्रॉम 0 टू n शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें जो एक डिफरेंशियल होता है, डिफरेंशियल फ्रॉम 0 टू n, जिसका बेस 0 है और n नंबर तक आपको अगर दिया गया है, उस सबका टोटल वो कहता है 0 बन जाना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली यही फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूला को एक्सपैंड कैसे करना है, पहले बात करते हैं कि इस फॉर्मूला में जो n लिखा है, n क्या है, n इज द गिवन वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, जो क्वेश्चन में y की गिवन वैल्यूज है, मिसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, गिवन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंशियल फ्रॉम 0 बेस टू n नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिखा था, उसमें n किस चीज को डिनोट कर रहा है, जो y की क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं। तो देखें कितनी है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मिसिंग है, मिसिंग को कंसिडर नहीं करना है। तो n यहां पर हमारा कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला बनता है डिफरेंशियल फ्रॉम 0 बेस टू 4 नंबर ऑफ टर्म्स, उन सबका टोटल 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला एक्सपैंड कैसे करना है वो बात करते हैं। तो 4 प्लस 0 कितना होता है, हाँ जी, डी लिखना है डी लिख दीजिए, ट्राइंगल लिखना है ट्राइंगल, ट्राइंगल पे डिफरेंशियल को डिनोट करता है, आप डी लिख देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, चाहे आप डी बोल दीजिए या ट्राइंगल बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, वैसे एक्चुअली मैंने ट्राइंगल, अभी यहाँ के लिए मैंने ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, डिफरेंशियल फ्रॉम 0 बेस टू 4 नंबर ऑफ टर्म्स, एक्सपैंड कैसे करना है, 4 प्लस 0 4 होता है, तो y 4 से शुरू करते हैं, बेस 0 है तो y 0 तक आते हैं साइंस को चेंज करते हुए। तो पहला पॉजिटिव अगला नेगेटिव, ये नेगेटिव तो अगला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव, ये नेगेटिव तो अगला पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, n प्लस 0 आपने करना है, जो भी वो वैल्यू बनेगी y के उस टर्म से शुरू करना है, और जो बेस है वहां तक आना है विद ऑल्टरनेट साइंस, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। ये देखना, ये चीज समझ आई है, हाँ जी प्लीज एक बार देखना, ये चीज समझ आई है सबको। ठीक है, तो दोबारा बोल देता हूं, n प्लस 0 जो भी वैल्यू आएगी y की उस टर्म से शुरू करना है, और बेस 0 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है विद ऑल्टरनेट साइन, स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब इन वैल्यूज के आगे कुछ कोफिशिएंट्स मुझे लगाने हैं, तभी मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है। ठीक है, तो हाँ जी दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, ये हमने लिखा था डिफरेंशियल फ्रॉम बेस 0 टू n नंबर 4, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 0 कितना हुआ, 4। ठीक है, तो जो भी ये टर्म होगी और जो भी ये टर्म होगी, दोनों को ऐड कर लेना, तो 4 प्लस 0 4 बनता है। तो y 4 से शुरू किया क्वेश्चन मैंने, अपना फॉर्मूला एक्सपैंड करना, बेस 0 तक था तो 0 तक किया विद डिसेंडिंग ऑर्डर, y 4 3 2 एंड 1 एंड 0। ठीक है, मैंने साइंस ऑल्टरनेट, पॉजिटिव से शुरू करते हुए साइंस ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू जैसे आपको जितनी वैल्यूज आपके पास दी गई होंगी। ठीक, अब हर वैल्यू के सामने उसके आगे एक कोफिशिएंट लगाना है, और वो कोफिशिएंट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये बायनॉमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, वैसे जनरली नहीं गिवन होंगे, तो अगर नहीं गिवन होंगे तो इसको पास्कल्स ट्राइंगल से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसको कॉपी करने से पहले प्लीज एक बार समझ लेना किस तरह से ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होते तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। पास्कल ट्राइंगल 2 मिनट लगेंगे, बना लीजिएगा, वहां से कोफिशिएंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसे बनाना है, 1 को एक ट्राइंगल फॉर्म में लिख लेते हैं, आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना जब आप फॉर्म करेंगे, अभी एक बार के लिए समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 1 को मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म में लिख दिया है, n इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, वो जो आपने अगर किया है तो वही चीज है। ठीक है, तो अगर n 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 5 6, आपको जितना चाहिए उतना ट्राइंगल आगे एक्सटेंड करते जाना, जनरली 6 7 तक आता है, उससे ज्यादा आ गया तो ट्राइंगल को और एक्सटेंड करते जाना, वो आगे की वैल्यूज आती जाएगी। ठीक है, तो अगर n 1 होगा तो दो कोफिशिएंट है 1 और 1,
अगर n 2 होगा तो इनको ऐड करते हैं तो 3 कोफिशिएंट्स बन जाएंगे 1 2 एंड 1। अगर n 3 होगा तो 1 3 3 1 ये आपके 4 कोफिशिएंट बन जाएंगे। अगर n 4 होगा 4 6 4 तो 1 4 6 4 1 ये आपके कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। 5 होगा तो 5 10 10 5 1 5 10 10 5 1 ये हमारे कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। आगे चाहिए इनको ऐड करिए 6 15 20 15 6 एंड 1 तो 1 6 15 20 15 6 1 ये आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 को ट्राइंगल फॉर्म में लिखा और बीच में क्यूमुलेशंस करते हुए ये ट्राइंगल से हमने फॉर्म किया। देखना जी ये चीज समझ आई है आप लोगों को? ठीक है, एक बार प्लीज बता दीजिएगा ये चीज समझ आई है। अगर आ गई है तो एक बार बना के देखिए। ठीक है, वो फटाफट से बनाइए, कुछ डाउट है तो क्लियर करिए। ठीक है, तो ये हमने ट्राइंगल फॉर्म किया है, तो इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम कोफिशिएंट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब मेरा n कितना था? n 4 था, तो 4 वाला यहां देखते हैं और उसके सामने के कोफिशिएंट्स उठा लेते हैं। तो 4 के सामने क्या कोफिशिएंट्स हैं? 1 4 6 4 एंड 1। तो यहीं पर लिखते हैं 1 4 6 4 एंड 1। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 1y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो वहां से हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो 1 इंटू y4 तो 1 इंटू 212 माइनस 4 इंटू y3 माइनस 4 इंटू 157 प्लस 6 इंटू y2। y2 मिसिंग है तो y2 को y2 रहने देते हैं 6y2 माइनस 4 इंटू y1। y1 था हमारा 107 तो 4 इंटू 107 प्लस 1 इंटू y1 और y0 सॉरी दैट इज इक्वल टू 100 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो देखें क्या वैल्यूज बनती है 212 माइनस ये कितना हो जाएगा 628 प्लस 6y2 माइनस 428 प्लस 100 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 6y2 इज इक्वल टू देखना सारी टर्म्स उधर ले जाएं क्या बनेगी वैल्यू। ये हो गया 1056 956 956 744। प्लीज एक बार चेक करिएगा कैलकुलेशन। तो y2 744/6 ये आपका आंसर निकल जाएगा। प्लीज एक बार फटाफट से कैलकुलेशन चेक करके बताइएगा। ठीक है, तो हमने ठीक की है कैलकुलेशन। तो यहाँ 744/6 दैट इज इक्वल टू 124 हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो y2 है इसकी वैल्यू कितनी है दैट इज इक्वल टू y24। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है। प्लीज एक बार देख के बता दीजिएगा कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आई है मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो तो ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। बताना जी क्या क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, पढ़ना क्या गिवन है। एजेस गिवन है कितना 15 टू 19 20 टू 24 25 टू 29 30 टू 34 35 टू 39 40 टू 44। ठीक है जी, कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है। ठीक है, चिल्ड्रन आपको गिवन है आगे कितने हैं 0.7 2.1 3.5 मिसिंग है 5.7 5.8। ठीक है, तो पहले तो चेक करते हैं क्या बायनॉमियल की दोनों कंडीशन इस पे फुलफिल होती हैं। क्वेश्चन पे x इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, इंटरवल्स पे इक्वल इंटरवल्स पे चल रहा है। क्या x के गिवन वैल्यू के सामने की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं? बिल्कुल जी, x के गिवन वैल्यू के सामने आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो x को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, x तो मुझे कहीं भी काम नहीं आया फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फटाफट से मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा कि ये 30 टू 34 के सामने क्या एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होने चाहिए है। निकाल लीजिए फटाफट से, कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, इसको अप्लाई करेंगे तो y5 था, तो डिफरेंशियल 0 to 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करते हुए चलेंगे तो हमारा आंसर 4.79 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, x इक्वल होगा, x के सामने की वैल्यू निकालनी होगी, तो बायनॉमियल हम अप्लाई करते हैं। ये अभी हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए हैं, ये किए हैं जब सिंगल एक वैल्यू मिसिंग दी गई थी। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 मिसिंग वैल्यूज भी दी गई हो सकती हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, कोई अगर किसी के पास बुक है तो क्वेश्चन देख के बताइएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 वैल्यूज मिसिंग, पढ़ना जी क्या क्वेश्चन है। कितने इंटरवल पे? 70 से 75, 80, 85, 90, 95 एंड 2000। ठीक है, वैल्यूज क्या गिवन है, प्रोडक्शन आपको दी गई है 20, 22, 26 मिसिंग, 35 मिसिंग एंड 40, कितना 43। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लेके फिर देखते हैं क्या ये बायनॉमियल से सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको ईयर्स गिवन है 1970, 75, 80 अप टू ईयर 2000 और हर साल के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस आपको दी गई है। ठीक है, बायनॉमियल की कंडीशंस x इक्वल होना चाहिए, x इक्वल है 70, 75, 55 के इंटरवल्स पे चल रहा है। क्या x के सामने की ही वैल्यूज हैं जो मिसिंग है? बिल्कुल जी, x के सामने की ही वैल्यूज हैं जो मिसिंग है, तो इसका मतलब बायनॉमियल मेथड यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। निकिता, इसमें n कितना है? निकिता, इसमें n कितना है? 5 है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 गिवन वैल्यूज ऑफ y, इसका मतलब n यहाँ पर हमारा 5 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने बोला। तो हमने बात की थी डिफरेंशियल फ्रॉम 0 टू n शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डिफरेंशियल फ्रॉम 0 टू 5 वो हमें 0 करना है। फॉर्मूला एक्सपांड करें, 5 प्लस 0 5, तो पहली टर्म y5, बेस 0 है तो 0 तक जाना है विद ऑल्टरनेट साइंस, माइनस y4 प्लस y3, बेस 0 से शुरू करके 5 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, 0 इज द बेस। हाँ, ये जहां से ये इसका टॉप पे जो वैल्यू लिखे वहां से शुरू करते हुए इस बेस तक आपने आना है। ठीक है, तो 5, 4, 3, 2 प्लस y1 माइनस y0 दैट इज इक्वल टू 0। n हमारा 5 है। ठीक है, तो n आपने 5 बोला था तो कोएफिशिएंट 5 वाले लगाने हैं। 5 के कोएफिशिएंट है 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1, तो वो लगाते हैं 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1। वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 इंटू y5, तो 1 इंटू y5, y5 मिसिंग है, माइनस 5 इंटू y4, 5 इंटू 35। ठीक है, प्लस 10y3, y3 भी मिसिंग है तो उसको ऐसे रहने देते हैं, माइनस 10y2, तो 10 इंटू 26, प्लस 5y1, तो 5 इंटू 22, माइनस 1y0 दैट इज 1 इंटू 20, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो देखें क्या बनता है, y5 प्लस 10y3, ये कितना हो जाएगा, माइनस 175 माइनस 260 प्लस 110 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस 110 प्लस माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। तो y5 प्लस 10y3, बाकी सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं, राइट साइड पे देखें क्या चला जाए, क्या वैल्यू आ जाएगी, 345। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, प्लीज इसको देख के बताइए। अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, 2 वैल्यूज बचेंगे, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है। ये चीज समझ आती है सबको? ठीक है, अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं की है, वैसे ही की है। n आपको 5 गिवन था, तो 0 बेस से 5 टर्म्स तक मैंने इसको सॉल्व करते हुए एक्सपैंड किया है, तो इक्वेशन मेरी बन गई है क्योंकि 2 वैल्यूज मिसिंग थी, y5 प्लस 10y3 दैट इज इक्वल टू 345। ठीक है, अब एक और वैल्यू मिसिंग है तो हम क्या करते हैं, बेस को आगे शिफ्ट कर देते हैं, बेस 1 को करके टिल 5 नंबर ऑफ टर्म्स, उसको बोलते हैं कि अब वो ये चीज 0 हो जाएगी।
ठीक है, तो डिफरेंशियल फ्रॉम बेस 1 टू 5 नंबर ऑफ टर्म्स वो अब आपको 0 करना है। तो अब स्टार्टिंग टर्म क्या हो जाएगी, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो y 6 से शुरू करना है, बेस क्या है 0 है, तो y 1 तक आना है विद ऑल्टरनेट साइन। तो y6 माइनस y5 प्लस y4 माइनस y3 प्लस y2 माइनस y1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें y0 नहीं लेना क्योंकि बेस 1 हमने बोला है। 1 बेस 5 उसका जो टर्म है वहां तक जाना है, तो 5 + 1 इसका मतलब 6 टर्म से स्टार्ट करना है। बेस 1 है तो 1 तक आना है। ठीक है जी, ये चीज समझ आई है अर्पित आपको भी? यहां मैंने आपको बोला था बेस 0 है, ठीक है, 5 तक आपने जाना है, तो 5 + 0 5 से शुरू किया था, बेस 0 तक 0 था, तो 0 तक आपने उसको फाइंड आउट किया था डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब यहाँ 5 और 1 है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। तो पहली टर्म 6 हो गई, बेस 1 है तो 1 तक जाना है विद ऑल्टरनेट साइन। फाइव से 0 कहां लिखा है? ये ये तो मैंने ये लिखा है, डिफरेंशियल फ्रॉम बेस 1 टू 5 नंबर ऑफ टर्म्स वो 0 होगा। और कौन सा बोल रहे हो, मैंने 0 लिख दिया? ये तो फॉर्मूला है कि 1 है, 1 है। ठीक है, तो 1 5 + 1 6 से शुरू करना है, बेस 1 है 1 तक जाना है विद ऑल्टरनेट साइन। ठीक है, ध्यान रखना है n तो अभी भी 5 है, तो कोएफिशिएंट्स 5 वाले ही लगेंगे। 1 5 10 10 5 एंड 1। अब इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 × y6 तो 1 × 43 माइनस 5 × y5 माइनस 5 y5, 10 × y4 तो 10 × 35 माइनस 10 y3, y3 मिसिंग है हमारा, 5 y2 5 × 26 माइनस 1 y1 1 × 22 दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो देखें क्या बन जाएगा, माइनस 5 y5 माइनस 10 y3 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 43 350 393 393 plus 130 that is equal to 323 minus 22 minus 301 501। ओके, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी, तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। 5y5 plus 10y3 that is equal to 501। यहां तक देख के बताइएगा ये चीज समझ आती है सबको? ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन है y5 और y3 के फॉर्म में, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास y5 प्लस 10y3 दैट इज इक्वल टू 345। सेकेंड इक्वेशन है 5y5 प्लस 10y3 दैट इज इक्वल टू 501। ठीक है, y3 ऑलरेडी यहां पर कॉमन है, तो कोई किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं, y3 कट जाएगा, माइनस 4y5 दैट इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाता हमारा 155 156, माइनस का माइनस कटेगा, y5 की वैल्यू आ जाएगी 156/4 दैट इज इक्वल टू 4 3 12 39। तो किसी एक इक्वेशन में आप y5 की वैल्यू डाल देंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में डाल दीजिएगा y5 प्लस 10y3 दैट इज इक्वल टू 345, y3 की वैल्यू डालते हैं 39 प्लस 10y3 इज इक्वल टू 345, तो 10y3 दैट इज इक्वल टू 306, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 30.6। तो ये हमारे दोनों वैल्यूज का आंसर निकल जाए। ठीक है, प्लीज इसको एक बार गो थ्रू करिए, देख के बताइए, कोई चीज नहीं समझ आई तो एक्सप्लेन करता हूं मैं वापस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया, तो अब उसके बाद एक एग्जांपल लिख रहा हूं, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ईयर्स गिवन है, कहां से कहां तक? 5 के इंटरवल्स पे, 85 90 95 2000 2005 एंड 2010। हाँ जी, क्या क्या वैल्यूज हैं? ठीक है, वैल्यूज आपको गिवन है 40 49 मिसिंग, सॉरी दोबारा बोलिए, मिसिंग के बाद 62 50, ओके 52
मिसिंग अगेन 52 5 6 2। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, फटाफट से प्लीज इसको सॉल्व करके बताना ये दोनों मिसिंग वैल्यूज का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। एक मिसिंग वैल्यू 51.65 आनी चाहिए है, दूसरी 54.1। करिए जी सॉल्व।